हेलो एवरीवन। मैं जगमोहन नरवाल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज और इस नई सीरीज में आप देख पा रहे हैं मैंने जो गवर्नेंस का टॉपिक उठाया है। आप देखते हैं कि यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के अंदर इस सब्जेक्ट को देखा जाता है और इस सब्जेक्ट को यहाँ एक इनिशिएट करने का, इसकी बिगिनिंग करने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे चैनल का हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि जब जब हमें टाइम मिला है वो सब्जेक्ट्स जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस में जो कंटेंट्स मिलते हैं, सिंप्लीफाइड कंटेंट नहीं मिलता है, आप लोगों तक लाते रहे हैं और इसी तरीके से ये सिंप्लीफाइड कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है। मैं चाहता हूं कि किसी की हेल्प हो और ये पीडीएफ शेयर करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोगों का टाइम बचे। राइट। जो मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, बजाय आप किसी भी तरीके का कंटेंट गूगल से डाउनलोड करें, उस उसको पढ़ें, अगर किसी का लिखा हुआ कंटेंट जिसने लिखा है अगर वही समझाता है तो आपको उन नोट्स से हेल्प काफी मिलती है। राइट। किस वे में उसको लिखा गया है, किस थॉट प्रोसेस से लिखा हुआ है, तो जिसने लिखा है, जिसका हैंड रिटन है, अगर वो आपको समझाता है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। फाइन। सो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक टर्म। देखिए, कोशिश करना आप इंडियन पॉलिटी को पहले खत्म करें ताकि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता लगे कि आर्टिकल्स कितने आर्टिकल्स हैं, क्या वो कहते हैं। राइट। किस तरीके की फंक्शनिंग की हमें नीड है, कैसे हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है। और जब आप इस फंक्शनिंग को पढ़ते हैं डेफिनेटली यू आर स्विचिंग टू द गवर्नेंस। ओके। सो यू हैव सीन दैट आई हैव गिवन द स्टेटमेंट ओवर हियर कि स्टेट क्या होता है। जब भी हमारे सामने स्टेट आता है तो हमारे सामने दिमाग में पिक्चर बनती है कि जैसे गुजरात है, जैसे हरियाणा है, दिल्ली है। राइट। कहने का मतलब एक बाउंड्री, जैसे यूनियन टेरिटरीज भी आप ले सकते हैं, बट स्टेट का मतलब क्या है? इंडिया इज ऑल्सो ए स्टेट। तो जब भी आप किसी स्टेट को डिफाइन करते हैं तो डेफिनेटली दिस स्टेट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 4 बेसिक टर्म्स। दैट मीन्स जब जब आपको स्टेट को डिफाइन करना पड़ेगा, आपको ऑन द बिहाफ ऑफ दीज 4 टर्म्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि आपके सामने लिखा है। डेफिनेट टेरिटरी उसकी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। जहां पॉपुलेशन की बात आ रही है, आप देखेंगे पॉपुलेशन के अंदर भी 2 तरीके की पॉपुलेशन होती है, जिसको हम सिटीजन्स बोलते हैं, जिसको हम एलियंस बोलते हैं। जो सिटीजन्स होते हैं, आप देखते हैं सिटीजन्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं, एंजॉय करते हैं, बट समटाइम्स जो एलियंस हैं, यानी कि जो बाहर के माइग्रेटेड पीपल हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल, वो उन फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हमारे वोट बैंक हैं, जैसे हमारे वोट राइट्स हैं। तो एक तरीके से जब जब आप स्टेट को डिफाइन करेंगे, आप ध्यान रखिए, ये कोई एक फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको आप सिर्फ बाउंड्री में सीमित कर दे। स्टेट एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है और जब जब आप पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे, डेफिनेटली it will be based on these 4 basic terms, and these 4 essential statements are definite territory. Second is there is a population. आप देखते हैं अपने स्टेट के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, राइट। देन द सॉवरेनिटी इज देयर। आप ये जो ऊपर वाली 3 टर्म्स हैं, आप इनके बारे में देखेंगे कि ये 3 टर्म्स तो आपको बहुत सुनी सुनी लगती हैं, राइट। लेकिन सॉवरेनिटी आती है हमारे सामने, लेकिन एक एक बहुत ही क्लियर पिक्चर हमारे सामने नहीं बन पाती है कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, आप मेरे लेक्चर से क्या निकाल पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अ, एक तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, डेफिनेटली जब मेंस की आप राइटिंग करते हैं तो एक थॉट प्रोसेस जो होता है, किस तरीके की स्टेटमेंट्स, किस तरीके के सेंटेंसेस आपको यूज करने हैं, क्या क्या वोकैब यूज करनी है। आप देखते हैं हर सब्जेक्ट की एक अपनी वोकैब होती है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक वोकैब होती है। अगर आप एक रेलेवेंसी तरीके से, रेलेवेंट तरीके से उन कंटेंट्स का, उन टर्म्स का यूज नहीं करते हैं, तो वो मीनिंग नहीं निकल पाता है जो आप सामने वाले को बताना चाहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट मी डिफाइन दिस सोवरेनिटी। सोवरेनिटी को आप हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए, जैसे आप इस टर्म को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे सीएए के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, हमने देखा कि सीएए का काफी विरोध हुआ, लेकिन जब दूसरी कंट्रीज ने इसका विरोध किया तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमारी सॉवरेनिटी है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल ऑफ लॉ को अबाइड करता है, कंप्लाई करता है, कि जो हम बना रहे हैं, हमें किसी की राय की जरूरत नहीं है। हमें लगता है हमारे देश के लिए क्या सही है तो वो लॉ हम पास करेंगे, यानी कि कोई भी आपके लिए गए डिसीजन में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका सिंपल मीनिंग होता है ये। सो मैंने यहां लिखा है, सॉवरेनिटी को आप इंग्लिश में एक डिफाइन कर सकते हैं कि सॉवरेनिटी का मतलब होता है अनडिस्प्यूटेड लीगल अथॉरिटी।
What does it mean? That means you are exercising the legal authority that is undisputed. कोई उसके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है. You have the legal authority. Okay, so you can write it as undisputed legal authority. देखिए, मैं 15 लेक्चर्स में मैं सोच रहा हूँ इस सब्जेक्ट को खत्म करूं, और ये मैं कर सकता हूं ओनली देन जब मैं इसको प्रॉपर तरीके से, ये जो पीडीएफ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट रिटन है और आपको जो लिखा लिखा है कंटेंट, कट एंड ड्राइड कंटेंट मिलेगा, तो आपका भी समय बचेगा और हमारी जो वीडियोज हैं वो लंबी भी नहीं होंगी. तो इसका ध्यान रखिएगा. मैंने लिखा है जो सॉवरेनिटी है वो एक बहुत ही डिसाइसिव फैक्टर है. किसके लिए? कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है. अब इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन के लिए डिसीजंस लेगी, लेकिन वो डिसीजन सॉवरन होंगे कि नहीं होंगे, दैट मैटर्स. दैट मींस आई हैव रिटन दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट इज एबल टू टेक द डिसीजंस बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ. ये जो रूल ऑफ लॉ स्टेटमेंट है, ये कैसे ड्राफ्ट की गई, इसको आप ये कह सकते हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ. Right? So this rule of law has been drafted in the form of constitution. So please do remember, I again explain that sovereignty, that means undisputed legal authority. This is a very decisive factor when elected government is taking the decisions. These decisions are being taken on the behalf of rule of law, and this rule of law kahan hai? Constitution mein. Yeah, that means constitution is the rule of law. So do remember that. Now वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, जब आपकी पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए नॉर्म्स को फॉलो करती है, इसको बोलते हैं संवैधानिकता. दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? जब आप लिखे गए नॉर्म्स, दैट मीन्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप बोल रहे हैं कि ये रूल ऑफ लॉ है, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, आपकी पॉपुलेशन उसको फॉलो करती है, दैट इज नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. देन आफ्टर आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, संविधान जो है, आप देखते हैं बहुत सारे देशों का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या खास अंतर होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में आप देखते हैं कि एक रूल ऑफ लॉ जो हम डिफाइन करते हैं, वो ड्राफ्ट किया जाता है, वो बहुत ही डेवलप्ड होता है. गेटिंग माई पॉइंट? आई हैव रिटन ओवर देयर. आप क्या देखते हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही ड्राफ्टेड, बहुत ही प्रॉपर तरीके से टाइम लगा के बनाया गया है. लेकिन ऑन अदर हैंड कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. दैट मीन्स वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, अपनी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अपने देश को चलाने के लिए वो अपने ट्रेडिशंस को मान रहे हैं. जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल कुछ ऐसे देश हैं जिसका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग देयर ट्रेडिशंस एंड देयर ट्रेडिशंस आर लीडिंग टू द कंट्री. ओके, सो कंट्री को लीड कर रहे हैं, वो ट्रेडिशंस लीड कर रहे हैं. दैट मीन्स जो लॉ बनाए, वो ट्रेडिशंस जो हैं, रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वही सुप्रीम हो गए. जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, हाउ टू लिव द लाइफ, वो सबसे ऊपर है. तो बेसिक डिफरेंस अगर मैं इसको सम अप करूं, तो आप इसको ऐसे समझें कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है, दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होती है. लेकिन लेजिस्लेचर यानी कि जो रूल्स बने हुए हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी सुप्रीमेसी होती है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में. सो आई होप कि आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस समझ में आया है. उसके बाद अब हमें किसकी बात करनी है? सो ऑब्वियसली हम इंडिया की बात कर रहे हैं. तो इंडिया एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखता है. तो डेफिनेटली ये किसको अबाइड करेगा, किसको कंप्लाई करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई करेगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई करेगा, एक डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन को करेगा, एक ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा. इजंट इट? और अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटीग्रिटी है, उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली कोई तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. अभी आप देखेंगे, आप जो गवर्नमेंट पढ़ते हैं, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, ये आप देख चुके हैं. गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है? तो जब हम गवर्नमेंट के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, वो बहुत सिंपल होता है.
जैसे आप पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेजर ऑर्गन है। 3 मेजर ऑर्गन में कौन-कौन आता है? लेजिस्लेचर आता है, जुडिशरी आती है, एग्जीक्यूटिव आता है, राइट? लेजिस्लेचर जो अपने कानून को बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स में जो कानून की पालना करवाने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट मीन्स उनको उनको अबाइड करवाना पॉपुलेशन से। एंड जुडिशरी देखती है कि वो जो रूल्स बनाए गए हैं वो ठीक हैं, और अगर वो ठीक हैं तो क्या उनकी सही तरीके से पालना हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं बहुत ही बेसिक टर्म्स में बात कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक टर्म में, कि जो मेरी तरह साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिसको 5-5 7-7 साल हो गए हैं इन सब्जेक्ट्स को छोड़े हुए, अगर हम इनको बहुत ही बेसिक टर्म में समझें तो आई होप कि आपकी ये काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा छोटा सा रिकैप देता हूँ 2 मिनट में। मैंने क्या कहा है? मैंने स्टेट के बारे में बताया है, स्टेट क्या होता है, स्टेट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, स्टेट को डिफाइन करने के लिए किन टर्म्स की हमें जरूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई करना इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सोवरेनिटी एक टर्म को हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमने बात की कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ होती है, सॉरी सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर होती है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अराइजेस, इफ यू वांट टू इंटेक्ट, if you want to maintain the integrity of this constitution, written constitution, someone is responsible. So who is responsible? So before that हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ 3 मेजर ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एंड नाउ प्लीज डू रिमेंबर दिस जुडिशरी, न्यायपालिका, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Getting a point? So these 3 organs, these are the structure. This is a structural aspect of the government. Now when you start thinking about how these organs are interrelated, how these organs are working together, that means functionality, that means जब आप इस स्ट्रक्चर की फंक्शनलिटी देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि गवर्नेंस क्या होती है। इसी को गवर्नेंस बोलते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट का आपने स्ट्रक्चर समझा, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज ऑर्गन्स आर इंटररिलेटेड, हाउ दीज ऑर्गन्स आर वर्किंग टुगेदर। दैट मीन्स जैसे मैंने आपके सामने एक टर्म यूज की, इंटर रिलेटेड। व्हाट डू मीन बाय इंटर रिलेटेड? इंटर रिलेशन का मतलब क्या है? अब इंटर रिलेशन में 3 तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर आप 2 लोगों में रिश्ता देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, ये अपने डिसीजंस में एक दूसरे को इंटरफेयर भी करवाना नहीं चाहते हैं। और तीसरा आप देखते हैं, मैंने आपको डिफाइन किया कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या होंगे, डिपेंडेंसी क्या क्या होंगी, और जो इम्यूनिटी होगी वो क्या क्या होगी। तो आई रिपीट, मैंने कहा इंटर रिलेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, कि इन ऑर्गन्स में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इन ऑर्गन्स में क्या क्या डिपेंडेंसी है, इन ऑर्गन्स में किस किस तरीके की म्यूचुअल इम्यूनिटी चलती है, मतलब किन किन एरियाज में ये चाहते हैं कि हमारे लिए गए डिसीजंस में कोई इंटरफेयर ना करे। तो आई थिंक आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट समझा, वो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, उसमें आने वाले ऑर्गन्स किस तरीके से फंक्शनलिटी करते हैं, दैट इज नोन एज अ गवर्नेंस। और जब ये गवर्नेंस, जब ये फंक्शनैलिटी, जब ये इंटर रिलेशंस आपकी इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, और आजकल इंफॉर्मेशन में आप देखते हैं जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जब आप अपनी गवर्नेंस के अंदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस जो होती है उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। Getting my point? So I have written over there that interrelation of these 3 organs is referred as governance, and governance based on information. Let me take the highlighter. Governance based on the information and the communication technology is known as the e-governance. अब देखते हैं गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। गुड गवर्नेंस एक अच्छी गवर्नेंस, एक अच्छी फंक्शनलिटी, एक बैलेंस्ड फंक्शनलिटी इन तीनों ऑर्गन्स की। इसके लिए आप देखते हैं कि इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। सो इंफॉर्मेशन इज द प्री कंडीशन टू हैव द गुड गवर्नेंस।
And this good governance is known as a smart governance. That is also World Bank formula. That means governance is considered as good on the behalf of the information and the communication technology. The countries who are exercising these information communicative technology properly, they are considered in the category of the good governance. Okay, fine. Now, let me start with one by one. We will be taking these structures, that is judiciary, उनका स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद इनके रिलेशंस भी समझेंगे हम. मैं थोड़ा सा लिटिल बिट फास्ट हो सकता हूं, आप प्लीज इस चीज को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा. सी, हमने बात की गवर्नमेंट के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की. अब मैं थोड़ा सा अपनी पेस को धीरे भी करूंगा, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं धीरे धीरे अब ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ चली जाएंगी, लेकिन ये है बहुत सिंपल. पॉलिटी को लेके आप एक बात याद रखिएगा, पॉलिटी एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है जो हर रोज चेंज होता है. आप देखते हैं, आप करंट अफेयर्स में कोशिश कीजिए आप कनेक्शन बनाने की, कि करंट अफेयर्स में जो चल रहा है वो कहाँ यहाँ कनेक्ट हो रहा है, और आप अपने जो स्टिकी नोट्स वगैरह यूज करते हैं आप अपने नोट्स में यूज करें उनको. गेटिंग माय पॉइंट? सो सबसे पहले हम जुडिशरी को देखते हैं. मैंने आपको बताया कि जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन रखता है. वन थिंग. देन आफ्टर, सुप्रीम कोर्ट is also referred as court of records. Why? Because all the decisions delivered by the Supreme Court are binding in nature. यानी कि देश में आने वाली सारी जुडिशरी, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्मॉल कोर्ट जितनी भी हैं, राइट, सो वो सब बाइंडिंग्स होते हैं, मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानना ही पड़ता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. आई हैव रिटन ओवर देयर दैट बिकॉज डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट are binding in nature to all the courts of India. Getting a point? जो जुडिशरी के लिए अभी आप सिर्फ इतना ही पढ़े, जुडिशरी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को इंटीग्रेटेड रखना है. फर्स्ट थिंग, सुप्रीम कोर्ट is also known as the court of records because all the decisions delivered by the supreme courts are binding in nature to all the courts of India. Then come to the legislature. When we talk about the legislature is divided into central and state. अगर इस डिवीजन को सेंट्रल एंड स्टेट का मतलब है, दिस इज फेडरल इन नेचर. लेजिस्लेचर इज फेडरल इन नेचर, दैट मींस इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल एंड स्टेट. अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें, सेंट्रल लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेंट्रल लेजिस्लेचर में आप देखते हैं मैंडेटरी अपर हाउस होता है जिसको आप राज्यसभा बोलते हैं, और एक मैंडेटरी लोअर हाउस होता है जिसको आप लोकसभा बोलते हैं. इसी चीज को आप स्टेट लेवल पे देखें तो स्टेट लेवल पे जब आप अपर हाउस की बात करते हैं, देखिए लोअर हाउस मिलेगा आपको, राइट, सो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो आपको मिलेगी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट मींस अपर हाउस, वो जरूरी नहीं है. वो डिपेंड करता है आपकी टेरिटरी पे. जैसे कि आप देखते हैं, आई रिपीट, सेंट्रल लेवल पर अपर हाउस एंड लोअर हाउस बोथ आर मैंडेटरी, जिसको आप लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं. लेकिन यहां स्टेट लेवल पे जो अपर हाउस होता है वो ऑप्शनल होता है. जरूरत है तो रखिए, जरूरत नहीं है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि यहां एग्जांपल दिए गए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन स्टेट्स में आप देखेंगे अपर हाउस है. अपर हाउस को स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है. Getting my point? Then after we talk about, yes, effect is over there. J&K के पास भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेकिन इट हैज बीन डाउनसाइज्ड, और इसको हम यूनियन टेरिटरी में कंसिडर करते हैं आज. उसके बाद हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव्स की. आपको ऑर्डर समझ में आ रहा है शायद. मैंने जुडिशरी की बात की, जुडिशरी में मैंने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया. जुडिशरी का मतलब है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन रखेगा, इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेगा. और जो सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बोला जाता है. लेजिस्लेचर को हमने फेडरल बोला. फेडरल का मतलब सेंटर एंड स्टेट में डिवाइड किया. सेंटर में 2 हाउसेस मैंडेटरी हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे दोनों हाउसेस का मैंडेटरी होना नहीं है, इट इज ऑप्शनल ओवर देयर. अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव भी फेडरल होते हैं नेचर में. जैसे कि सेंट्रल लेवल पे आप देखते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर,
और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट, इनको एग्जीक्यूटिव्स, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स बोला जाता है। और स्टेट एग्जीक्यूटिव्स में आपके गवर्नर, सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आती है। ओके, नाउ दैट वाज वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। अब धीरे से हम एक तरीके से बढ़ेंगे कि इंटर रिलेशंस क्या है, और इंटर रिलेशंस को समझना ही तो गवर्नेंस है। ये स्ट्रक्चर तो आपको पहले ही पता था। आप ये मत भूलिएगा कि आई एम गिविंग यू द वेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर टुडे। ये बहुत ही फर्स्ट लेक्चर है, और इस फर्स्ट लेक्चर में मैं चाहूंगा कि आपका एक बेस बने, कनेक्टिविटी बने, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े। आपको ये कट एंड ड्राइड नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे इनकी जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिखी गई है, आप कनेक्ट कर पाएंगे इसको। ओके, सो नाउ लेट मी स्विच टू द इंटर रिलेशंस। ओके, इंटर रिलेशंस की अगर हम बात करें, अब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूटिज्म जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। आप सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है जुडिशरी का और लेजिस्लेचर का। आप देखते हैं जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं। जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर्स आर द पैरेलल इंस्टीट्यूशंस। गेटिंग अ पॉइंट? ये मैंने कहीं से छापा नहीं है, ये हमारे टीचर्स का पढ़ाया गया कंटेंट है, राइट, और काफी सिंप्लीफाइड कंटेंट है। आप ये वाली लैंग्वेज आप किसी बुक में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इस कंटेंट को फॉलो करें आप, ठीक है, और प्रॉपर ऑर्डर में आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। 10 से 15 लेक्चर में आई विल बी कंप्लीटिंग दैट। जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर्स आर पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशंस, institutions, sorry, because they are equally important. Why they are equally important? It is because on one hand judiciary is responsible for maintaining the supremacy of the constitution, लेकिन जो लेजिस्लेचर है वो क्या करता है, एंड द पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लेजिस्लेचर डज मीन द पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द गवर्नमेंट कलेक्टिवली अकाउंटेबल, दैट मीन्स आंसरेबल, वो जवाबदेही रखता है। और अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, अगर आप जो पूछते हैं और गवर्नमेंट उसका जवाब नहीं दे पा रही है, किसी चीज का ब्यौरा नहीं दे पा रही है, तो आपकी डेमोक्रेसी ढीली है, ये ध्यान रखिए। तो आप देख रहे हैं कि जुडिशरी और पार्लियामेंट, दैट मीन्स लेजिस्लेचर, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। जुडिशरी जहां कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन रखती है, वहीं पार्लियामेंट, दैट मीन्स लेजिस्लेचर, इलेक्टेड गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए रखता है। और यही हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक पिलर है, जो मैंने यहां लिखा है। गेटिंग अ पॉइंट? जैसे मैंने कहा था, इंटर रिलेशन में आप क्या पढ़ेंगे, इंटर रिलेशन में आप पढ़ेंगे वो किस तरीके से डिपेंडेंट है, वो किस तरीके से इम्यून है, वो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, क्यों होते हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट्स। तो टाइम जाया ना करते हुए मैं थोड़ा सा इसको फ्लो में चलता हूं। आगे देखिए, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर्स आर म्यूचुअली डिपेंडेंट also because on one hand parliament has powers under article 124 to make provisions regarding appointment of supreme court and high court judges. That means parliament has a power to appoint the supreme court and high court judges. और वही 124 क्लोज 4 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को हटा भी सकती है, सुप्रीम कोर्ट जजेस को, राइट। अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो यही चीज 217 क्लॉज 2 के अंदर मेंशन है। जिन जिन आर्टिकल्स को आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ के आए हैं, अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि किस आर्टिकल को कहां फिट करना है और किस तरीके से चीजों को समझना है। डू रिमेंबर दिस, राइट। सो आई रिपीट, जुडिशरी और लेजिस्लेचर इक्वली इंपॉर्टेंट भी हैं। दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट बिकॉज पार्लियामेंट हैज पावर टू अपॉइंट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेवल पे आप अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली को देखते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेचर के पास पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने की और रिमूव करने की, ठीक है। किस आर्टिकल में बोला गया है? 124 में बोला गया है, और 124 क्लोज 4 के अंदर बोला गया है कि आप उनको हटा भी सकते हैं।
अब ये बात तो हो गई पार्लियामेंट की कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट को लेके क्या पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को के पास भी तो पार्लियामेंट को लेके पावर्स होंगी। अब पार्लियामेंट ऐसे थोड़े होगा कि कुछ भी लॉ बना देगी, उसको चेक करने वाला कोई होगा ही नहीं। तो जुडिशरी का तो काम है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन रखना। और वो मेंटेन कैसे करेगी कि जब जब पार्लियामेंट कोई लॉ पास करेगी, उसका काम है ये देखना कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, जैसे आप केशवानंदा भारती केस को पढ़ के आए होंगे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने काफी माइलस्टोन डिसीजन दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी कीजिए। तो कहीं बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट हो नहीं रहा है, अब ये देखना है। लेकिन आप ये भी पढ़ते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। गेटिंग अ पॉइंट? सो लेट मी रीड आउट दैट। Similarly, the way judiciary is dependent over the parliament for appointment and removal of the judges. Similarly, parliament is dependent over judiciary because any act passed by the parliament can be reviewed by the Supreme Court under Article 137. जो रिव्यू पिटिशंस लगती हैं वो आर्टिकल 137 के अंतर्गत लिखा होती है, राइट? सो and act may be declared null and void if found unconstitutional. What does this mean? अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है कि आप लॉ बना रहे हैं, आप रूल्स बना रहे हैं, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर डिफाइन जो रूल्स हैं उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर डिफाइन लॉ जो है आप उनको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आप उनको उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अबाइड नहीं कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ judiciary and legislative, apart from being equally important and mutually dependent, they are mutually immune also. मैंने आपको 3 टर्म बताई थी और वो तीनों टर्म में डिफाइन कर चुका हूं। ये डिपेंडेंट भी हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट भी हैं, डिपेंडेंट भी हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होंगे? पार्लियामेंट कुछ बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगा, सुप्रीम कोर्ट को ठीक नहीं लगेगा तो उसको रिवॉक कर देगा। यस और नो? नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स म्यूचुअल इम्यूनिटी। वो कैसे है? तो आर्टिकल 121 और 122 के अंदर, आर्टिकल 121 में आप देखते हैं कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं कि वो जुडिशरी के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर करे। लेकिन आप ये देखते हैं ये जो इम्यूनिटी है ये एब्सोल्यूट नहीं है। आप खुद ही, अब अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो गई होगी, जो मैंने अभी तक जो लेक्चर में बोला, आप ये देखेंगे कि कैसे कैसे वो इम्यून है। वो इम्यून तो है ही नहीं। जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे हो तो इंटरफेयर तो वहीं आ गया, राइट? लेकिन हम ये बात बोलेंगे, ये क्वेश्चन भी बनेगा कि जो आर्टिकल 121 और 122 है वो एब्सोल्यूट नहीं है। दैट मीन्स जो आर्टिकल लेजिस्लेचर और जुडिशरी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। और अगर एब्सोल्यूट इम्यूनिटी आ जाती है तो क्या होगा, सिस्टम में क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी? So let me define this. So I think it is clear to all of you how they are mutually dependent, how the conflicts are arising over there, how they are mutually immune, but they are not absolutely immune. Okay. Now mutual immunity between judiciary and legislature is not absolute. अगर ये एब्सोल्यूट हो जाती तो ऑब्वियसली पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाता। क्या मतलब है इस बात का? Complete immunity may lead to absolute centralization of power, which will lead to the large scale corruption in the constitutional institutions. आप अगर आप इसको नॉर्मली समझिए, इंटरफेयर कर ही नहीं सकते तो मनमर्जी चलेगी, और मनमर्जी अगर चलेगी तो बैलेंस कैसे रहेंगी चीजें, कैसे चेक एंड बैलेंस चलेगा? अब हमें अगर कोई हमारी गलती बताने वाला नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है चीजें गड़बड़ में चली जाती। तो ध्यान रखिए, इसको मैंने सिंपल भाषा में आपको बताया, बट व्हेन यू विल बी राइटिंग दिस यू विल बी डिफाइनिंग इट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, एंड दिस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऑलवेज लीड टू द करप्शन, राइट? So article 121 and 122 do not stand for the complete immunity. In fact, अगर हम थोड़ी सी एक आर्टिकल को और पढ़ लेते हैं, अगर कोई भी एमपी किसी तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करता है ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, तो आर्टिकल 105 उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं इम्यूनिटी कहां है? इनफैक्ट इफ एनी एमपी कमिट्स एनी क्रिमिनल ऑफेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, then he could not be protected
बाय द आर्टिकल 105। क्या कहता है आर्टिकल 105? यहां मैंने डिफाइन किया है। आर्टिकल 105 प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू एनी एमपी फ्रॉम द अरेस्ट इन द सिविल केसेस ओनली। सिविल केसेस में ही आप एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ही इज कमिटिंग एनी टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, देन he or she would be arrested, right? This article provides immunity to any MP from arrest in the civil case only, and he would be arrested in criminal case. Similarly, Article 210, अभी आपने 105 की बात करी, आप 105 का डबल कर दें, that is 210 provides immunity to an MLA from arrest in the civil cases. Provides immunity to an MLA फ्रॉम द अरेस्ट इन द सिविल केसेस। जहां आप एमपी की बात कर रहे थे स्टेट लेवल पे, वही चीज आप एमएलए के लिए बात कर रहे हैं। याद करने का तरीका, जहां आर्टिकल 105 उनको इम्यून करता है, बचाता है सिविल केसेस के मैटर में, वहीं 210 एमएलए को बचाता है, राइट? So, however, he will be arrested like a common man in the criminal cases. These provisions have been made to ensure the governance with highest degree of integrity. आपकी जो गवर्नेंस है वो प्रॉपर तरीके से चले, फंक्शनलिटी ढंग से चले, चेक एंड बैलेंस तरीके से चले, इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये सब किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? देन सिमिलर टू जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, अभी हम लोगों ने जुडिशरी और लेजिस्लेचर को पढ़ा। There is other aspect of governance also, जैसे in which judiciary under article 142 may issue necessary direction to the government related to law and order, police reform and other national issues of importance. ये सारे एग्जाम्पल्स आपको किस बिहाफ पे दिए जा रहे हैं कि म्यूचुअल इम्यूनिटी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आप इस चीज को डिफाइन करना चाहते हैं तो प्लीज आप इन एग्जाम्पल्स का यूज करें कि आर्टिकल 142 के अंदर जुडिशरी के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट को डायरेक्शन दे सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि किसी तरीके का पुलिस रिफॉर्म की नीड है। अगर कोई भी इशू नेशनल इंपॉर्टेंस का है, उसको लेके वो किसी भी तरीके का उसको डायरेक्शन दे सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज ऑल अबाउट जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। ये जुडिशरी और लेजिस्लेचर का है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, जुडिशरी लेजिस्लेचर को आप का जो रिलेशन है, आप म्यूचुअल डिपेंडेंस, म्यूचुअल इम्यूनिटी और उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स, आप इस तरीके से पढ़ें। ऐसे ही आप पढ़ेंगे अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट में सीक ओपिनियन। प्रेसिडेंट डज मीन एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट, आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट में सीक ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, बट नीदर सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग टू गिव ओपिनियन और द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू कंप्लाई। बट रूल तो है कि सुप्रीम अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दे या ना दे ऐसा जरूरी नहीं, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, और अगर नहीं भी देगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं, राइट? और अगर ये यहां पे लिखा गया है प्रेसिडेंट इज बाउंड टू कंप्लाई, नोर द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू कंप्लाई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एडवाइस दे भी दी, अपनी ओपिनियन दे भी दी, तो प्रेसिडेंट उसको माने ऐसा जरूरी नहीं। प्रेसिडेंट को ठीक लगेगा उनकी एडवाइस तो मानेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आपको ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में बढ़ते हैं। अब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को समझने के लिए आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 85, आर्टिकल नंबर 86, आर्टिकल नंबर 87, जैसे मेरे सामने नोट्स खुले हुए हैं, बट अगर आप इसको याद रखना चाहें तो ऑब्वियसली बात है 75 प्लस 10 85 86 87 देन। Okay, so to ensure collective accountability of the government to the Lok Sabha, what the government is doing, that government is accountable, answerable to the Lok Sabha. Otherwise, it will be dissolved. Okay, Article number 85. Article number 85 could be exercised by the president to dissolve the Lok Sabha if no party is able to form the government after the fall of ruling party. अगर कोई भी रूलिंग पार्टी अपनी मेजोरिटी एक्सरसाइज नहीं करती है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो लोकसभा को डिसॉल्व करे और प्रॉपर तरीके से नए तरीके से इलेक्शन कराए। आर्टिकल 86 एम्पावर द प्रेसिडेंट टू एड्रेस द ज्वाइंट सेशन द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू सेशन। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ज्वाइंट सेशन कब कब परफॉर्म किया जाता है, कब कब ज्वाइंट सेशन की जो मीटिंग्स हैं आप देखते हैं,
किस किस मोमेंट पे देखते हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आर्टिकल 86 empowers the president to address the joint session of the parliament of the both houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Now, Article number 87 empowers the President to call joint session to hold a special discussion over issue of urgent importance. अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा नेशनल इंटीग्रिटी को लेके कोई इंपॉर्टेंट इशू है जिसको चिंता में लाना जरूरी है, तो वो अगर उसको जरूरी समझता है तो वो ज्वाइंट सेशन को कॉल कर सकता है। तो आप देखते हैं ये एक तरीके की डिपेंडेंसी, एक तरीके की जो म्यूचुअल इंटीग्रिटी, एक तरीके जो इंटर रिलेशंस हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के, आप उनको समझ सकते हैं। उसके बाद इन कंक्लूजन, मैं इस लेक्चर के कंक्लूजन में मैं जो बता रहा हूं आपको, अब ये मैंने डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में मैंने वो सारी चीजें डिस्कस कर ली जो मैंने इस पूरे लेक्चर में जिन जिन आर्टिकल्स का मैंने जिक्र किया। कंक्लूजन में आप देखेंगे गवर्नेंस रिफ्लेक्ट्स इंटर रिलेशन अमंग जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, यही बात मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताई थी कि इन स्ट्रक्चर्स की इंटर रिलेशंस जो है और उनकी जो फंक्शनलिटी है उनको पढ़ना ही क्या होता है, गवर्नेंस होता है। गेटिंग अ पॉइंट? सो मैंने क्या कहा, आर्टिकल नंबर 137 जिसमें आपने देखा कि जुडिशरी के पास पार्लियामेंट के पास किए गए लॉज को रिव्यू करने की पावर है। 142 और 143 के अंदर देखिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का हमने देखा कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं। 143 के अंदर फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट ओपिनियन ले सकता है, लेकिन उसमें भी हमने पढ़ा कि वो बाउंड नहीं है। रोड मैप में आप देखें कॉन्फ्लिक्ट इन गवर्नेंस बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये हम देखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ ई गवर्नेंस कैसे आया, हर्बर्ट साइमन का क्या कॉन्सेप्ट था, मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये हम पढ़ेंगे। क्राइटेरिया ऑफ गुड गवर्नेंस क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू रेलेवेंस, वैल्यू एंड सोशल इक्विटी, सोशल चेंज, स्मार्ट गवर्नेंस एज प्रपोज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। सो ये 5 टॉपिक हमारे नेक्स्ट लेक्चर का रोड मैप रहेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच and please revise it and do comment if you have any kind of suggestion to me. Thank you so much.